बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे साइकोपैथोलॉजी का लेक्चर नंबर 17। इसके अंदर हम असेसमेंट, चूंकि पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने असेसमेंट के बारे में बात की थी, आज भी इस लेक्चर का थोड़ा सा जो पोर्शन है असेसमेंट के बारे में, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो हमारा थेरेपी का प्रोसेस है या सेशन है उसको किस तरह से हम फिर आगे बढ़ा सकते हैं और फिर किस तरह से उसको एंड कर सकते हैं। नताशा, आप मुझे ये बताएं कि पंखे की आवाज़ तो नहीं आ रही, क्योंकि पंखा चल रहा है यहाँ पर, तो बताइएगा मुझे। नहीं सर, ओके, नहीं आ फिर रही। ठीक है। चलें, सही है, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसको फिर। पीछे हमने पढ़ा था, लास्ट जो हमारी हेडिंग थी वो थी सेल्फ मॉनिटरिंग, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है जो असेसमेंट में अपना रोल प्ले करती है वो है थॉट सैम्पलिंग। थॉट सैम्पलिंग क्या है? बेसिकली another method for obtaining information about cognition is about sampling, सॉरी, इज अबाउट थॉट सैम्पलिंग। बेसिकली चूंकि हम असेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो जब आपने असेसमेंट करनी है तो आपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करना है, डिफरेंट चीजों को, डिफरेंट फैक्टर्स को देखना होता है, डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होती है। तो उसमें से एक थॉट सैम्पलिंग भी होता है। थॉट सैम्पलिंग का मतलब क्या होगा कि आप अपने क्लाइंट को ये कहते हो, पेशेंट को ये कहते हो कि आपने सारा दिन क्या करना है, जो जो सोचें आपको आया आपने वो नोट करते रहना और आपने मुझे बताना है। हैविंग अ टोन साउंड एट अ रैंडम इंटरवल एट होम एंड देन रिकॉर्डिंग थॉट इज वन वे टू गेट अ सैंपल ऑफ कॉग्निटिव पैटर्न। यानी कि अब आप उसको पूछोगे कि आप जो आपके थॉट्स आती हैं माइंड में, जो आप सोचते हो उसके बारे में आपने बताना है। इससे आपको क्या पता चलेगा? आपको पता चलेगा उसके कॉग्निटिव पैटर्न्स का, कि वो किस तरह से सोचता है या क्या सोचता है, ठीक है। क्लाइंट्स में देन रिकॉर्ड देयर थॉट्स इन अ टेप रिकॉर्डर और नोटबुक। वो किसी भी तरह से उसको रिकॉर्ड कर सकता है, टेप रिकॉर्डर के अंदर भी रिकॉर्ड कर सकता है, नोटबुक के अंदर भी रिकॉर्ड कर सकता है। टेप रिकॉर्डर के अंदर रिकॉर्ड करने का मतलब ये है कि वो बोल के रिकॉर्ड कर सकता है कि मैं ये सोच रहा हूँ या ये सोचा मैंने। और लिखने का मतलब वो लिख सकता है, ठीक है। और इसी तरह से ये अब मतलब कि कैसे आप उसको बोल सकते हैं, अब कैसे उसको बता सकते हैं या समझा सकते हैं कि कैसे आपने नोट करना है। आप कैसे मतलब कि उसको बोलेंगे कि आप दिन के अंदर आप अपनी सोचों को ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व करने के बाद आप क्या करें, आप उसको नोट करते जाएं। हाँ, वो थॉट जो सैंपल है, अगर वो लेना है या उसको इशू आ रहा है कि उसको समझ नहीं आ रही कि कैसे मैं इसको लूं, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। आप उसको कोई स्टिमुलाई के बारे में बात कर सकते हो, स्टिमुलस दे सकते हो कि मिसाल के तौर पर अगर वो कहता है कि मैं कैसे नोट करूं, कैसे मुझे पता चलेगा कि मुझे थॉट्स कैसी आ रही हैं, तो आप उसको बोल सकते हो कि किसी पर्टिकुलर वाक्य के बारे में सोचो। अगर उसके साथ कोई हादसा हुआ है तो उस हादसे के बारे में उसको बोल लो, सोचे। सोचने के बाद फिर देखे कि उसको कौन सी सोचे आ रही हैं, वो किस तरह से सोच रहा है। इसी तरह से कोई और स्टिमुलस भी ले सकते हैं जिसके बेस पे वो रिकॉर्ड कर सकता है। अच्छा, थॉट सैंपलिंग कैन बी यूजफुल इन गेटिंग डेटा दैट इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक सिचुएशन। वही वाली बात है कि स्पेसिफिक सिचुएशन के रिलेटेड आपको डेटा मिल सकता है, ठीक है। एज सच एज वर्क एंड स्कूल, हाउएवर थॉट सैंपलिंग कैन इंटरप्ट द क्लाइंट्स एक्टिविटी एंड मे बिकम इरिटेटिंग ऑल्सो। इरिटेटिंग, ये इसकी एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर सकता है, डेली लाइफ की जो होती है। ऑल्सो थॉट्स इररिलेवेंट टू द क्लाइंट्स प्रॉब्लम्स में बी रिकॉर्डेड। और हो सकता है कि कुछ थॉट्स ऐसी भी वो रिकॉर्ड कर ले जो कि उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो ही ना, जो इररेलेवेंट, ठीक है, जो एक्स्ट्रा वो नोट कर ले। तो बेसिकली ये हेडिंग क्या बता रही है कि आपने उसके जो सोचे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, सैंपल लेना है या उससे मालूमात लेनी है, फिर उसकी बेस पे हम अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ रिजल्ट्स निकाल रहे होते हैं। बेसिकली हम ये देख रहे होते हैं कि अब हमें नेक्स्ट किस तरफ को जाना है, ठीक है, एज अ साइकोलॉजिस्ट। अब उसके बाद हमारे पास जो बेहतरीन एक तरीका है असेसमेंट करने का, इंफॉर्मेशन लेने का, या चीजों को डायग्नोज की तरफ लेके जाने का, वो है स्केल्स एंड क्वेश्चनर। ये तो आपको पता ही है कि स्केल्स एंड क्वेश्चनर्स क्या होते हैं। कुछ चीजों के पहले से डेवलप होते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने चीजें डेवलप कर रखी हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको लगता है कि आपके पेशेंट के अंदर डिप्रेशन है, अब आप देखना चाहते हैं कि वाकई डिप्रेशन है या नहीं, उसके सिम्टम्स है या नहीं, उसके बाद आप ये देखना चाहते हैं कि वो डिप्रेशन किस लेवल का है, तो आपके पास एक स्केल है डिप्रेशन का, ठीक है। उस डिप्रेशन के स्केल को आप उसको देंगे, क्वेश्चनर को उसको देंगे, उसे डिस्टॉर्शन, यानी कि मुख्तलिफ चीजों को आप असेस कर सकते हो कि वो किस लेवल की हो रही है उसके अंदर, या किस लेवल की वो एक्सपीरियंस कर रहा है आपका पेशेंट। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर हैव बीन डेवलप्ड फॉर
स्पेसिफिक पर्पसेस सच एज द बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी, यानी कि वो कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर्स, वो क्वेश्चनर जो किसी खास प्रॉब्लम के लिए डेवलप किए होते हैं, जैसे बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी डिप्रेशन को मेजर करती है, द स्केल फॉर सुसाइड आइडिएशन, द डिसफंक्शनल एटीट्यूड्स के लिए डिफरेंट स्केल्स की बात कर रहे हैं, एंड स्कीमा क्वेश्चनर questionnaires such as these are usually brief and can be administered at various points in therapy to monitor progress. वो कहते हैं कि इसको आप डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट मौकों पे यूज कर सकते हैं, ये नहीं कि आप स्टार्ट में इसको कर सकते हैं, आप थेरेपी देने के बाद भी इसको यूज कर सकते हो, ये देखने के लिए कि आपकी थेरेपी किस तरह काम कर रही है, ठीक है, उसको कोई फर्क पड़ा भी है या नहीं पड़ा, प्रोग्रेस क्या हो रही है। फॉर एग्जाम्पल द बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी कंसिस्ट ऑफ 21 आइटम्स विद ईच कंटेनिंग 4 चॉइसेस। अब वो बता रहा है कि बेसिकली क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होती हैं चीजें, एक्सप्रेसिंग डिग्रीज ऑफ सैडनेस। अब वो इसके अंदर डिग्रीज ऑफ सैडनेस आप देख सकते हैं, लाइक डिसलाइकनेस आपको पता चलेगी, गिल्ट के बारे में पता चलेगा स्केल के जरिए, क्राइंग, वर्थलेसनेस और सिमिलर आइटम, इस तरह की आइटम्स होती हैं। ईच चॉइस इज ब्रीफ with most being less than 8 words long, मतलब कि ब्रीफ सी होती है। Additionally, psychological inventories such as the Minnesota multiphasic personality inventory may be used for similar purpose। वो कहता है कि ये जो Minnesota multiphasic या MMPI है, ये भी इसी पर्पज के लिए हो सकता है कि आप यूज कर लें इसको, या हो सकती है। When gathering data from clients, especially raw data that includes automatic thoughts, it is often helpful for the therapist to try to infer themes or cognitive schemas represented by cognitions। वो कहता है रॉ डाटा का मतलब होता है कि जब आप उससे रैंडमली इंफॉर्मेशन ले रहे हैं ना, मुख्तलिफ चीजों के बारे में पूछ रहे हैं, खासतौर पर जब हम हिस्ट्री ले रहे होते हैं, तो उस वक्त वो सारा हमारे पास रैंडम डाटा आ रहा है, ठीक है। उस रैंडम डाटा से आपको आइडिया हो जाता है कि बेसिकली उसकी जो कॉग्निशन है वो किस तरह से काम कर रही है, उसकी थॉट पैटर्न क्या है, ठीक है, ये पता चलता है आपको रैंडम डाटा से। As data are reported from session to session, different cognitive schemas or insights into them may develop। फिर आप मुख्तलिफ मतलब जब जैसे आगे बढ़ती हैं चीजें, डिफरेंट कॉग्निटिव स्कीमास और इनसाइट्स इनटू देम, आपको मजीद चीजों का पता चलता जाता है, मजीद आपकी चीजें नॉलेज में आती है। स्कीमास कैन बी सीन एज हाइपोथेसिस दैट द क्लाइंट एंड काउंसलर आर कंटिन्यूअली टेस्टिंग। ये हाइपोथेसिस है जिसको वो कहता है कि इसको आप हाइपोथेसिस के तौर पर समझ सकते हैं, स्कीमास को जिसको दोनों लोग मिलके टेस्ट कर रहे होते हैं, यानी कि क्लाइंट और थेरेपिस्ट। प्रोग्रेस कैन बी असेस्ड एज पेशेंट्स कंप्लीट होमवर्क, फिल आउट क्वेश्चंस एंड रिपोर्ट ऑटोमेटिक थॉट्स। वो कहता है कि जो प्रोग्रेस है ये आप असेस कर सकते हैं एज पेशेंट्स कंप्लीट होमवर्क, के पेशेंट आपका होमवर्क कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा, क्वेश्चनर्स उसने फिल किए हैं, उससे क्या रिजल्ट निकले हैं। इसके बाद सेल्फ ऑटोमेटिक रिपोर्ट है जो ऑटोमेटिक थॉट्स की, उससे भी आप असेस कर सकते हैं कि प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही। विद अब ये तरीकाकार है सारा थेरेपी का, जब आपने थेरेपी या सेशन खासतौर पर जब लेना है या देना है, तो उस वक्त एंड डिक्रीज इन नेगेटिव फीलिंग एंड बिहेवियर। अब वो कहता है कि जैसे प्रोग्रेस होती है, आप क्या करते हो, कॉग्निटिव जो डिस्टॉर्शन कम होती चली जाती हैं, ऑटोमेटिक थॉट्स को आप चैलेंज करते हो ज्यादा से ज्यादा, एंड डिक्रीज इन नेगेटिव फीलिंग एंड बिहेवियर। प्रोग्रेस होगी तो ये चीजें क्या होना, कम होना शुरू हो जाएंगी, यानी कि नेगेटिव फीलिंग और बिहेवियर भी उसका कम होना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, एनी क्वेश्चन आपका? माइक ऑन किया किसी ने, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ये बेसिकली जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं ये असेसमेंट भी है, और ये थेरेपी या सेशन कंडक्ट करने का तरीका भी आपको बता रहे हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हम सेशन लेने बैठ जाते हैं, बस तुक्के लगा रहे होते हैं, अच्छा ऐसा कर लें, अच्छा वैसा कर लें, अच्छा ये कर लें, अच्छा वो कर लें। अब बाद में हम देख रहे होते हैं कि मैंने इसको असेस कैसे करना था, मैंने सब चीजों को समझना कैसे था, या मैंने इसको इंस्ट्रक्शंस कैसे देनी थी, ठीक है। तो एक इंस्ट्रक्शन आपकी काम नहीं कर रही, दूसरे पे चले जाएं, दूसरे नहीं कर रही, तीसरे पे चले जाएं। काम तो करेगी, लेकिन बात करने का मकसद है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या क्या है, ठीक है। अब अगर फर्ज करें आपको, मैं पूछता हूँ कि आपने प्रोग्रेस कैसे चेक करनी है, जैसे भी मैंने ऊपर आपको सारा बताया कि कैसे प्रोग्रेस आप चेक कर सकते हैं, तो आपको यही ना पता हो कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है, आपने कैसे चेक करनी है, ठीक है। आप बस तुक्के लगाई जा रहे हो। मैंने यहाँ अक्सर देखा है कि मैंने खुद जब मेरी इंटर्नशिप मैंने की तो मैं भी ऐसे करता था, मुझे भी पता नहीं था कुछ, ना किसी ने समझाया था ना बताया था, तुक्के लगाई जा रहे थे, ऐसे जाके पूछना शुरू कर दिया, हाँ जी बताएं अपने बारे में। अब फर्ज करें उसकी हिस्ट्री लेने, दादा के बारे में पूछ रहे हैं, दादी के बारे में पूछ रहे हैं, उनके खानदान के बारे में पूछ रहे हैं, ये नहीं पता था क्यों पूछ रहे हैं,
ठीक है। तो वो बाद में चीजें समझ आएंगी कि ये हम इसलिए पूछ रहे होते हैं कि वो कहीं कोई उनकी बीमारी की कोई हिस्ट्री तो नहीं है जो खानदान में चली आ रही है, या कोई उस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह का कोई हिंट हमें जो मिल जाए। एक दिन एक और भी बात हमने डिस्कस की थी कि हम हिस्ट्री क्यों ले रहे होते हैं, वो अभी मेरे माइंड में भी नहीं आ रही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमने डिस्कस की थी उस दिन। तो बात करने का मकसद ये कि आज फिर मैं वही बात रिपीट करने लगा हूं कि आपको आपने एक वर्ड भी बोलना है तो उसकी लॉजिक आपको पता होनी चाहिए कि ये मैंने वर्ड क्यों बोला है, या मैंने क्यों बोलना है, या मुझे क्यों बोलना चाहिए ये वर्ड। मिसाल दे रहा हूँ कि मतलब वर्ड का मतलब ये नहीं कि एक ही वर्ड की बात करूं, मतलब कि आपने जो भी करना है ना आपको उसकी लॉजिक पता होनी चाहिए कि ये इसके पीछे लॉजिक क्या, ये काम मैंने क्यों किया है। ठीक है। मिसाल के तौर पर बहुत दफा ऐसा होता है कि मैं थेरेपी वगैरह तो नहीं करता, ना ही मेरा कोई क्लिनिक है। तो बाज़ दफा ऐसा होता है कि चूंकि हम नफ्सियात के लोग हैं, तो हम आम तौर पर भी आम जिंदगी के अंदर भी कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो हम अ, अगर आपकी ग्रिप है अपने सब्जेक्ट पर, तो हम साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही कर रहे होते हैं। और बहुत दफा ऐसा होता है कि आप इसको जस्टिफिकेशन देने के लिए भी कर रहे होते हैं। मेरे साथ समटाइम ऐसा हो जाए ना कि कोई मुझसे पूछ ले कि ये आपने क्यों बोला है या क्यों कहा है, तो मैं कह देता हूँ यार हम साइकोलॉजी वाले हैं, हमारी हर काम के पीछे, हर बात के पीछे, हर हरकत के पीछे, हर वर्ड के पीछे लॉजिक होती है। अब रिसेंटली ना ऐसा हुआ कि मैं ना किसी से कम्युनिकेशन कर रहा था, मतलब कि मेरी किसी से मीटिंग हुई, और मेरा जो दोस्त था ना, जिस बंदे से मेरी मीटिंग थी, मेरा दोस्त उससे चिढ़ता था। क्यों चिढ़ता था? वो जो बंदा था ना जिससे मेरी मीटिंग हुई है, होनी थी, वो ना मतलब कि बहुत बतूनी था, यानी कि बहुत बातें करता था। जब बोलना शुरू कर देता था तो वो बोलते हुए रुकता ही नहीं था। अब मेरा दोस्त कहता है यार ये क्या है, कैसे बर्दाश्त कर लेते हो। मैंने फिर उसको बहुत खूबसूरत सा जवाब दिया जो मेरे मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा था। मैंने कहा यार हम साइकोलॉजी वाले बंदे हैं, हमने दूसरों से डिफरेंट बिहेव करना होता है। ठीक है, हम भी अगर आम लोगों की तरह बिहेव करेंगे ना, तो फिर हमारा सब्जेक्ट पढ़ने का फायदा कोई नहीं है, हमें फिर डिग्रियां वापस कर देनी चाहिए। तो हमें चीजों को थोड़ा सा डिफरेंटली डील करना पड़ता है, और जब भी हमने कोई काम करना है तो उसके पीछे लॉजिक होनी चाहिए कि यार ये आपने काम क्यों किया, ये बात क्यों की है। ठीक है। अगर आप किसी को डांट रहे हैं तो उसके पीछे भी आपको लॉजिक पता होनी चाहिए कि मेरी डांट का असर क्या होगा। अगर आप किसी से हमदर्दी कर रहे हैं तो उसके पीछे भी आपको पता होना चाहिए कि इस हमदर्दी के लफ्ज का या इन हमदर्दी के अल्फाज का उस पर असर क्या होगा अगले बंदे पर। ठीक है, फिर आप बनते हैं साइकोलॉजिस्ट, फिर आप हकदार हैं तारीफ के एज अ साइकोलॉजिस्ट। तो यही चीज आपने थेरेपी के अंदर भी करनी जी। सर उस वक्त तो बंदे को याद ही नहीं रह रहा होता ना, जब हम बहस कर रहे होते हैं या हम कुछ इस तरह की चीज कर रहे होते हैं, तब तो हम एब्रप्टली या लाइक अपनी पर्सनैलिटी नहीं टाइप नहीं नहीं अगर नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता ना, यही तो बात है। ये चीजें आपने अपने अंदर लेके आनी है ना। जब भी अब मिसाल के तौर पर जब भी आपको लगता है कि कोई किसी प्रॉब्लम में जा रहे हैं, या आपका कोई झगड़ा हो रहा है, या कोई भी सिचुएशन है, जैसे आपने बोला कि जब हम गुस्से में होते हैं या बहस कर रहे होते हैं, तो आपने उस वक्त कॉन्शियस रहना कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मुझे इस इशू को कॉन्शियसली और साइकोलॉजिकली डील करना है। ये आपने खुद को कॉन्शियस रखना है। इसका मतलब है कि अगर आपको भी पता नहीं चलता तो फिर आपको डिग्री लेने का फायदा कोई नहीं हुआ, आप में चेंज कोई नहीं आया। या आपने फिर वो कहते हैं ना पंजाबी में कि छोले दे के डिग्री ली है, आपने चीजों को अंडरस्टैंड नहीं किया। तो हमें कॉन्शियस रहना पड़ता है बहुत दफा चीजों को हम ना। उसको करने की कोशिश करें तो वो थोड़ी देर में अच्छा ठीक है, लेकिन वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें आपको आ जाती हैं। मुझे ये पूछना था, आपने वो बतौनी वाली जो बात बताई है, तो आपने उस पर्सन को कैसे डील किया? लाइक आप उस तरह से नहीं हुए, मतलब रिपीटेडली बातों नहीं, वही बंदा होता है ना जो अपनी उसमें लगा रहे, वही बताता रहे और बस आप सुनते रहो, तो वो भी तो हाँ थोड़ा जी, टॉक्सिक हो जाता है। और हो जाता है, खासकर जो बिल्कुल परफेक्ट बिल्कुल हो जाता है ना। देखें, अब आप डील करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं ना कि आप, एक तो ये है कि अगर उस बंदे की आदत बनी है तो कोई नहीं, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। दूसरा ये है कि अब मेरा जो काम था ना, मैंने उनसे कोई काम लेना था, मीटिंग थी मेरी, तो अब मैंने कोशिश की है, मैंने उनकी बातें भी सुन ली, मैंने उनका कैथारसिस भी करा दी, और मैंने वो काम जल्दी निकलवा लिया उससे जो मैंने काम करवाना था। ठीक है, मतलब वो थोड़ी सी बात करते थे तो मैं उनको उस काम की तरफ लेके चला जाता था, थोड़ी सी बात वो करते थे काम की तरफ लेके चला जाता था। इसलिए इस तरह मैंने थोड़ा सा उनका कैथारसिस भी करवा दिया, जो अपना काम निकलवा के मैंने वहां से निकलने की। मतलब मैं अपना टाइम थोड़ी वेस्ट करना था वहां बैठ बैठ के। तो डील करने के तरीके होते हैं ना। आप अगर किसी काम से गए हैं तो आप उसका थोड़ा सा कैथारसिस करवा देंगे तो कोई बात नहीं, सवाब ही है, और काम थोड़ा सा जल्दी निकलवा लें। ये नहीं कि उसने बातें शुरू कर दी तो आप उसी में बैठे रहे हैं। और अगर आप डेली बेसिस जी जी मथे लगना पड़े तो फिर जी, डेली बेसिस पे आपको अगर उन्हीं लोगों के मथे लगना पड़े तो तो उसके भी तरीके हैं ना। आप ये, अगर तो आपको लगता है कि बिला वजह मेरा टाइम वेस्ट होता तो आप अवॉइड कर लें। अगर आपको लगता है कि आपसे आपका इस इंसान के साथ काम है, यानी कि डेली बेसिस पे आपका इससे रास्ता पढ़ना ही पड़ना है किसी काम की वजह से, तो आप कोशिश करें काम काम तक अपनी बात रखें।
ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप ठीक करना चाहें तो ठीक भी किया जा सकता है, ठीक है। उसका दोस्त बन के, उसका हमदर्द बन के आस्ता आस्ता चीजें सेट करने की कोशिश की जा सकती है, उसको कॉन्शियस करके कि यार थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। तो ये आप पे मैंने डिपेंड कहा करता है। सॉरी कि आप छोड़ नहीं। सदफ, आपकी ना हर हर रोज आपकी आवाज का इशू होता है। आप पता नहीं आप क्या यूज करती हैं, कौन से हेडफोन यूज करती हैं। वो रिसर्च वाले में भी इशू आ रहा होता है आपका, यहाँ पर भी इशू आ रहा होता है। हर रोज आता है, जब भी आपने क्वेश्चन करना होता है ना, तो आपकी आवाज कट रही होती है या बहुत ज्यादा शोर आ रहा होता है। तो ये क्या इशू पता है? नहीं सर, कुछ भी नहीं करती, बस स्पीकर के अभी भी आवाज कट रही है आपकी, मुझे समझ ही नहीं आया आपने क्या पूछा था या क्या पूछना है। जी बोले, आप दोबारा बोले शायद सर अभी आ रही है। चलें, अगर आपका कोई इशू है तो फिर लेक्चर के एंड में बात कर लीजिएगा, एंड में क्वेश्चन हो जाएगा, नो इशू। ठीक है, तो बात करने का मकसद ये है कि थेरेपी देनी है या आपने हिस्ट्री लेनी है या किसी पेशेंट को डील करना है या काउंसलिंग करनी है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड आपने कब बोलना है और क्यों बोलना है। आपको लॉजिक पता होनी चाहिए, बस एक इस लॉजिक के पीछे आपने जाना है। जब आपको पता होगा कि मैंने उसकी थॉट का सैंपल या उसकी थॉट्स के बारे में पूछना है, तो आपको पता होना चाहिए क्यों पूछना है। अब उन थॉट्स को आपने नोट करके फिर किस तरफ जाना ये आपको पता होना चाहिए, इसका लॉजिकली। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, ये उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है थेरेपी के अंदर या सेशन के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है रिलेशनशिप ही होता है। इसी पे डिपेंड करता है कि आपकी थेरेपी या आपका सेशन या आपका जो ट्रीटमेंट था उसका रिजल्ट क्या निकलेगा या वो कैसे चलेगा। अच्छा, बेक्स व्यू ऑफ द क्लाइंट थेरेपिस्ट रिलेशनशिप इज दैट इट इज अ कोलैबोरेटिव। ये कोलैबोरेटिव होता है, आपने पेशेंट से कोलैबोरेट करना होता है, ठीक है। और पेशेंट ने आपके साथ कोलैबोरेट, यानी कि एक दूसरे के साथ अपने कोऑपरेट करके आगे बढ़ना होता है। द थेरेपिस्ट ब्रिंग्स एन एक्सपर्टीज अबाउट कॉग्निशंस, behaviors and feelings to guide the client in determining goals for therapy and means for reaching these goals। अब वो आपको पता होता है कि कॉग्निशंस, बिहेवियर्स और फीलिंग्स के बारे में आपने क्लाइंट को गाइड करना है और कौन से गोल्स आपने अचीव करने हैं, ठीक है। ये आपको पता होता है और आपने क्लाइंट को समझाना होता है या क्लाइंट को उस तरफ लेके जाना होता है या क्लाइंट से उस तरह से अपने परफॉर्म कराना होता है। द क्लाइंट कंट्रीब्यूशंस टू थेरेपी वर्क द रॉ डेटा फॉर चेंज। अब क्लाइंट का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, वो आपको रॉ डेटा प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आपको सारी चीजें पता है, कॉग्निशन को मैंने कैसे समझना, बिहेवियर फीलिंग्स वगैरह को मैंने कैसे समझना है, ठीक है। और क्लाइंट से कैसे काम लेना है। अब क्लाइंट ने आपको क्या देना है, क्लाइंट ने अपना हिस्सा डालना है रॉ डाटा दे के आपको, यानी कि थॉट्स और फीलिंग्स के बारे में आपको बता देना है कि मैं ये फील करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ। दे पार्टिसिपेट इन द सिलेक्शन ऑफ गोल्स एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चेंज। अब वो पार्टिसिपेट करते हैं गोल्स के सिलेक्शन में और फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसमें मतलब कि चेंज लेके आए या उसमें तब्दीली लेके आए या उन गोल्स को अचीव करें। The assessment process is a continually evolving one। अब जो असेसमेंट प्रोसेस है वो कहता है कि इवॉल्व कर रहा होता है। एज न्यू डेटा आर गैदर्ड द थेरेपिस्ट एंड क्लाइंट में डेवलप न्यू स्ट्रेटजीज। जैसे ही आपको नई कोई बात पता चलती है, आपकी स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है, आपका तरीकाकार बदल जाता है या आप चीजों को मॉडिफाई करना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो ये नहीं होता कि एक स्टार्ट में जिस या जिस रास्ते पर निकल पड़े हो, जिस लाइन पर निकल पड़े हो उसी में खड़े रहोगे, ऐसा नहीं होता। एक अच्छा थेरेपिस्ट, अच्छा साइकोलॉजिस्ट वही होता है जो पहले सेशन में कुछ था, अगले सेशन में उसको या तो पहले सेशन के बाद उसको चीजें कुछ अलग वे में उसने अंडरस्टैंड की हैं, तो अगला सेशन ही उसने चेंज कर दिया, टोटली उसने एंगल ही चेंज कर दिया है। या फिर अगली दफा क्लाइंट ने उसको कुछ नया बताया तो उसको उसी वक्त फैसला करना पड़ा, यार मुझे इधर नहीं उस तरफ जाना है, इस तरफ नहीं उस एंगल से देखना है चीजों को। तो ये इवॉल्व होता रहता है ना आपका जो थेरेपी प्रोसेस है, ठीक है। तो ये नहीं कि इसमें लकीर के फकीर रहना आपने। इन सम वेज the therapeutic process can be seen as a joint scientific exploration in which both therapist and client test new assumptions। अब यहाँ पर ये वो कहता है कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसको इस बात को समझिएगा। वो कहता है कि एक समझ लें कि जो थेरेप्यूटिक प्रोसेस है ना, ये साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन है। इसमें आपने क्या करना है, दोनों लोगों ने
डिफरेंट टेस्ट करने हैं, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस करनी है, डिफरेंट तजर्बात करने हैं, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, चीजों को डील करने के लिए, चीजों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये एक साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन है। उसके अंदर क्या हो रहा होता है, डिफरेंट मेथड्स के थ्रू चीजों को डिस्कवर किया जा रहा होता है, समझा जा रहा होता है, उनको डील किया जा रहा होता है। अच्छा, in this process the therapist may use listening skills that focus on the client feelings, somewhat similar to the approach of Carl Rogers, to further understand the client's concerns and to develop the relationship। अब इसके लिए आप क्या करोगे, आपके पास बेहतरीन लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सुनना कैसे है, सुन के समझना कैसे है, सुन के रिजल्ट कैसे निकालने, सुन के अपने काम की चीज कैसे पिक करनी है। अब ये नहीं है कि क्लाइंट बोली जा रहा है, बार बार उसको टोकी जा रहे हो, बार बार उसको टोकी जा रहे हो, बार बार उसको टोकी जा रहे हो। ये अच्छे से आप तो यहीं पर ही फेल हो गए ना। क्लाइंट को सुन ही रहे, अपनी सुनाई जा रहे हो, आप यहीं पर फेल हो गए, आप ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकते उसका, ठीक है। तो आपके पास बेहतरीन लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए। जैसे कार्ल रॉजर ने वो क्लाइंट सेंटर थेरेपी दी थी ना, क्लाइंट सेंटर अप्रोच दी है, उसमें सिर्फ क्या होता है, क्लाइंट की सुनी जाती है, क्लाइंट को इंपॉर्टेंस दी जाती है। वहां पर किंग क्लाइंट को समझा जाता है, पेशेंट को समझा जाता है, ठीक है, उससे सुनी जाता है, उसी से सोल्यूशन निकलवाया जाता है। तो ये स्किल होनी चाहिए लाजमी तौर पर। However, the client also takes responsibility for progress by completing assigned homework outside of the office। अब आप क्या करोगे, क्लाइंट को इस बात पे राजी करोगे कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले के वो अपना होमवर्क कंप्लीट करके आए। क्योंकि हम सेशन जब लेते हैं, थेरेपी देते हैं, तो उस वक्त यानी कि ट्रीटमेंट जब कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आपने होमवर्क भी देने होते हैं। तो आप ये बात इंश्योर करोगे कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जाए होमवर्क करने की, और होमवर्क करके लाए। Although the cognitive therapist is open to the feedback, suggestions, and concerns of the client, the process of therapy is specific and goal oriented। वो कहता है कि अगरचे जो थेरेपिस्ट है ना, फीडबैक, सजेशन और कंसर्न वगैरह वो मतलब कि सुन भी लेगा, ले भी लेगा, समझ भी लेगा, और वो उन पर गौर भी करेगा। लेकिन जो आपका ये सारा प्रोसेस है ना, ये स्पेसिफिक और गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने जाना किधर है, आप किस तरफ जा रहे हो, आपने इसका क्या रिजल्ट निकालना है, ठीक है। ये नहीं होगा कि थोड़ी सी किसी ने कोई बात कर दी तो आप अपनी सारी चीजें मतलब चेंज कर दो या बदल दो, ठीक है। तो वो कहता है कि स्पेसिफिक होनी चाहिए, गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्लाइंट को या पेशेंट को किस तरफ लेके जाना है। अच्छा, उसके बाद है जी थेराप्यूटिक प्रोसेस। यहां तक कोई क्वेश्चन? ओके, आगे बढ़ते हैं। The therapeutic process है more so than many other theories of therapy, cognitive therapy is structured in its approach। The मतलब structured होती है। The initial session or session deal with assessment of the problem, development of collaborative relationship and case conceptualization। जो स्टार्ट में क्या होता है, 3-4 प्रोसेस करने होते हैं हमने। सेशन सबसे पहले क्या होती है, असेसमेंट ऑफ प्रॉब्लम को समझना होता है, फिर आपने कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप डेवलप करना है, उसके बाद आपने केस को कॉन्सेप्चुलाइज करना है। आपको पता चल जाता है कि बेसिकली केस क्या है, वहां पर आपने ये समझ लेना है कि केस क्या है, जाना किस तरफ है, ठीक है। पहले 1-2 सेशन तो आपको ये समझने में लग जाएंगे कि भाई रोला क्या है इस बंदे को या इस बंदी को, ठीक है। जब आपको वो रोला समझ आ जाता है, फिर उस हिसाब से आप प्लानिंग भी बना लेते हो। अच्छा, उसके बाद है जी एज थेरेपी प्रोग्रेसेस अ गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच इज यूज्ड टू हेल्प क्लाइंट्स लर्न अबाउट देयर इनएक्यूरेट थिंकिंग। अब फिर उसके बाद जैसे आगे बढ़ते हो आप, आपने गाइडेड अप्रोच को यूज करना होता है, जिसके थ्रू आप क्लाइंट को अवेयर करा रहे होते हो चीजों से कि बेसिकली उसको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, या वो चीजों को किस एंगल से देख रहा है, ठीक है। ये आपने उसको कॉन्शियस कराना होता है। अदर इसके बारे में आगे बात करेंगे, गाइडेड डिस्कवरी क्या होती है। Other important aspects of the therapeutic process are methods to identify automatic thoughts and the assignment of homework। आपने थेरेप्यूटिक प्रोसेस आर मेथड्स टू आइडेंटिफाई, हाँ, ऑटोमेटिक थॉट कि आप किस मेथड के थ्रू या किस टेक्निक के थ्रू चीजों को लेके चल रहे हो, और किस तरह ऑटोमेटिक थॉट्स को आइडेंटिफाई करते हो। असाइनमेंट ऑफ होमवर्क कैसे देते हो, विच इज डन थ्रू आउट द थेरेपी, जो आपने थेरेपी यानी कि पूरी थेरेपी में करना होता है जब तक सेशन चलता है। एज क्लाइंट्स रीच देयर गोल्स, जैसे वो अपने गोल पर पहुंचता है, टर्मिनेशन इज प्लान। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, टर्मिनेशन कर देते हो, ठीक है, एंड कर देते हो चीजों को। एंड क्लाइंट्स वर्क ऑन हाउ दे विल यूज what they have learned when therapy has stopped। और फिर क्लाइंट उस चीज पर काम करते हैं या उस तरह से काम करते हैं जो उन्होंने आपसे सीखा होता है, या जिस चीज की आपने इनको ट्रेनिंग दी होती है। थेरेपी
स्टॉप होने के बाद, यानी कि जब आपसे आपके पास से वो चला जाता है, ठीक है, जब आप कहते हो कि अब आप चले जाओ, या फिर थेरेपी के दौरान ही जब आप एक सेशन एंड करते हो तो उसको चीजें कुछ समझा के भेज दो कि आपने कैसे आगे बढ़ना है। As therapeutic work progresses, clients move from developing insight into their beliefs to moving towards change। मतलब आप उसको कॉन्शियस कराते हो, उसकी इंसाइट से अवेयर कराते हो, बेसिकली उसके बिलीफ से, स्कीमा से उसको अवेयर करवा देते हो, और फिर उसको बताते हो कि कैसे आपने इसको चेंज करना है। पर्टिकुलरली विद डिफिकल्ट एंड कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, इंसाइट इनटू द डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव कॉग्निटिव स्कीमास इज इम्पोर्टेंट। वो कहता है कि जब खास तौर पर कोई कंप्लीट थेरेप्यूटिक प्रोसेस का कि किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। जी, हाँ जी, कौन? आई थिंक उनका डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, एक दफा ऐसा हुआ था, थेरेपी के बारे में बात हो रही, तो मेरे माइंड में एग्जांपल आ गई। एक दफा हम क्लास में ना डेमो कर रहे थे, तो इसी तरह से थेरेपी का ना, थेरेपी की वो प्रैक्टिस करनी थी या डेमो देना था कि कैसे थेरेपी लेते हैं ना, प्रैक्टिकल करके देना था। अब वो थेरेपी थी कि हम थेरेपी के अंदर ऐसा होता है कि जब क्लाइंट आपके पास आता है तो आप उसको जैसा तैसा है वो एक्सेप्ट कर लेते हो। वो क्या था, ये क्लाइंट सेंटर थेरेपी थी ना, जिसके अंदर हम पॉजिटिव रिगार्ड, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो उसको, हाँ, वो क्लाइंट सेंटर थेरेपी। अच्छा, अब उसमें क्या हुआ कि इसकी प्रैक्टिस करनी थी हमने, तो जो है हमारी क्लास फेलो, वो थेरेपिस्ट बन गई और एक को पेशेंट बना दिया। अब उनको पता भी है कि ये थेरेपी कैसे देनी है, यानी कि किन किन चीजों का यहाँ पर ख्याल करना है, जैसे कि वो अनकंडीशनल उसको पॉजिटिव रिगार्ड देना है, उसको एक्सेप्ट करना है, जेन्युइननेस उसके सामने शो करनी है, एम्पैथी शो करनी है। अब जब वो एक पेशेंट बनी है, दूसरी थेरेपिस्ट बनी है, तो वो जो पेशेंट बनी है ना, वो प्रॉब्लम्स बताई जा रही है, जो थेरेपिस्ट है ना वो उसको बार बार टोकी जा रही है। एक तो उसने ये गलती की, दूसरा अब उसने प्रॉब्लम बताई है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैंने ये गड़बड़ की है इस वजह से, तो वो आगे से थेरेपिस्ट पता क्या कह रही है, आपको ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत है, ऐसे नहीं होता, ये आप करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये आप करेंगे तो। अब थेरेपी देखे कौन सी है और वो कर क्या रही है। थेरेपी है कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना है, उसको एक्सेप्ट करना है, एम्पैथी करनी है, उसके साथ जेन्युइन रहना है। अब वो पहले बात तो टोकी जा रही है उसको, यानी कि उसको सुन ही नहीं रही। दूसरी बात क्या है, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। वो कह रही हाँ जी मैंने गलत किया, वो कह रही हाँ जी आपने गलत किया और क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैंने वहां पर मैंने कहा मैम ये एक तो ये चीज कर रही है कि वो टोकी जा रही है, एक तो ये मिस्टेक कर रही है, उसको पेशेंट को वो क्या कर रही है, बदजन कर रही है अपने से। और दूसरा ये कि मैंने कहा जो इसका मेजर फोकस है वो है कि आपने एक्सेप्ट करना है अपने पेशेंट को, ये एक्सेप्ट भी नहीं कर रही, तो ये थेरेपी तो यहीं पर फेल हो गई ना। तो उनको फिर वहीं पर रोक दिया गया था कि आपने ये थेरेपी गलत की है या सेशन गलत लिया है। तो बात करने का मकसद ये कि आपको पता होना चाहिए कि आप थेरेपी कौन सी अप्लाई कर रहे हो और इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, मेरी हद क्या है, पेशेंट की हद क्या है, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये ना हो कि आप कंट्राडिक्शन कर रहे हो, बिल्कुल उलट। आपको अब ये नहीं मैं कह रहा कि उन्होंने वो जानबूझ के गलती की थी जो उनको पता ही नहीं था। बेसिकली अब वो क्लाइंट सेंटर थेरेपी दे रहे हैं जिसके अंदर हमें उनको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना है। अब वो क्या कर रही है, उसको थेरेपी देते हुए वो कॉन्शियस नहीं है। अब उसको ये माइंड में रखना चाहिए कि ये जो थेरेपी है, ये सेशन देना है ना मैंने, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन कौन सी क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये उन्होंने ये कॉन्शियस ही नहीं, वो इस हवाले से कॉन्शियस ही नहीं रही थी, उन्होंने ये चीजें माइंड में ही नहीं रखी। तो वो जो रवायती तरीकाकार बना है कि जैसे हम घर में नसीहत कर देते हैं, कोई किसी ने बच्चे ने बता दिया मेरे से ये गलती हो गई है, तो हम कहते हैं ये पुत्र आपने गलत किया, ये आपको नहीं करना चाहिए था, वही वाली सेम चीज उठा के वहां थोप दो। ये तो नहीं ना, मतलब फिर डिफरेंस तो ना हुआ ना आपने और दूसरों में। तो इस तरह से भी चीजों को नहीं देखना आपने। आगे बढ़ते हैं, और ये इंपॉर्टेंट चीज है, गाइडेड डिस्कवरी, समटाइम्स कॉल्ड सोक्रेटिक डायलॉग। गाइडेड डिस्कवरी हेल्प्स क्लाइंट। अब इसमें बेसिकली डायलॉग होता है, इसको सोक्रेटिक डायलॉग भी कहते हैं,
ठीक है, आप उससे बात कर रहे हो तो वो आपको कोई बात करता आगे, आप उसको काउंटर करने की कोशिश करते हो। गाइड डिस्कवरी हेल्प्स क्लाइंट चेंज मैलएडप्टिव बिलीव्स एंड असम्पशंस। बेसिकली वही वाली बात है, चेंज करवाते हैं मैलएडप्टिव बिहेव्स और असम्पशंस। द थेरेपिस्ट गाइड्स द क्लाइंट इन डिस्कवरिंग न्यू वेज ऑफ थिंकिंग। इसमें आप क्या कर रहे हो, तो बेसिकली वो जो आपको स्टेटमेंट देता है या बोलता है ना, उस पे आपने क्वेश्चन करना होता है उसको, उस क्वेश्चन से, उस क्वेश्चन का आंसर उस आपने अपने क्लाइंट से लेना होता है। ये कैसे करते हैं देखते हैं। थिंकिंग एंड बिहेविंग बाय आस्किंग अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस दैट मेक यूज ऑफ एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन टू चैलेंज बिलीव्स। बिलीफ को चैलेंज करने के लिए, मिसाल के तौर पर क्लाइंट है आपके पास, उसने बोला आई हैव बीन अफ्रेड that when I report to my new job on Monday, people will think I can't do the work। अब वो कहता है कि जब मैं मंडे को ज्वाइन करूंगा तो लोग समझेंगे कि, या मैं ज्वाइन करने जाऊंगा तो लोग समझेंगे कि यार ये तो इस काबिल है ही नहीं, ये काम ही नहीं कर सकेगा या कर सकेगी। क्लाइंट ये कह रहा है कि मेरे से बारे में ऐसा सोचा जाएगा, ठीक है। अब वो काम पर नहीं गया या उसने ज्वाइन नहीं किया, उससे पहले उसको ये थॉट्स आ रही हैं। अच्छा, थेरेपिस्ट क्या कह रहा है, व्हाट डज दैट हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी जी आवाज सर आ रही है। चले, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। बात हो रही थी हमारी कि, एक मिनट मैं स्क्रीन शो कर लूं। आपने उससे क्वेश्चन करना है कि आप चीजें ऐसे क्यों सोच रहे हो। अच्छा, उसके बाद हमने बात क्या हो रही थी, थेरेपिस्ट ने, उसने आके बोला कि मुझे लोग क्या करेंगे, मुझे लोग जज करेंगे और कहेंगे कि ये काम नहीं कर सकता, ये कर सकती। थेरेपिस्ट ने पूछा कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, आपको ऐसा किसने बताया कि ये ऐसा होगा। अब वो क्लाइंट कह रहा है लाइक आई एम माइंड रीडिंग, मैं मतलब कि दिमाग पढ़ रहा हूँ या माइंड पढ़ रहा हूँ, मुझे पहले से पता चल गया कि वो ऐसा ही कहेंगे।
ठीक है, जब हमें वो एंग्जाइटी होती है तो हम सोच रहे होते हैं। फिर थेरेपिस्ट क्या कहता है, एंड व्हाट अजम्पशंस आर यू मेकिंग, कि आप क्या सोच रहे हो। ठीक है, क्लाइंट क्या कहेगा, दैट आई नो व्हाट माय न्यू कोलीग्स विल थिंक ऑफ मी, तो वो कहता है कि आई नो, कि मुझे पता है कि मेरे कोलीग्स कैसा सोचेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने क्या करना, गाइडेड डिस्कवरी, यानी कि उसे वो जो सिचुएशन बताएगा या बताएगी उसी के हवाले से उसको क्वेश्चन करना है कि आप ये क्यों सोचा, किस वजह से सोचा, आपके पास एविडेंस क्या है। अच्छा, इसको करने के लिए क्या होता है, 3 क्वेश्चन टेक्निक होती है, 3 क्वेश्चन पूछने होते हैं आपने। कौन से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एविडेंस फॉर द बिलीफ, और वो जो बिलीफ उसका बना ना, आपसे सबसे पहले उसने क्वेश्चन करना कि ये इसका एविडेंस क्या है, आपके पास सबूत क्या है कि वो ऐसा ही सोचेंगे आपके बारे में। ठीक है, उसका सबूत क्या है, आप उससे ये पूछोगे। दूसरा क्वेश्चन, हाउ एल्स कैन यू इंटरप्रेट द सिचुएशन। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप उससे ये पूछोगे कि आप इसको अगर किसी और तरह से आपने इंटरप्रेट करना हो इसी सिचुएशन को, तो कैसे इंटरप्रेट करोगे। जैसे वही वाली सिचुएशन उसने एक तरह से इंटरप्रेट किया है ना, ये नतीजा निकाला कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे कि वो ये कर ही नहीं सकता या काम, या कर ही नहीं सकती, तो आप उससे पूछोगे इसके अलावा आप क्या सोच सकते हो, यानी कि इसके अलावा आपके ख्याल में कोई ऑप्शन है अगर आपने इसको इंटरप्रेट करना हो। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ इट इज ट्रू व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस। अगर आप थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे कि फर्ज कर लें ऐसा है, वो ऐसा ही सोचते हैं, तो फिर इसका नुकसान क्या होगा आपको, इसका आप पर असर क्या होगा, ये तीसरा क्वेश्चन आपने इससे पूछना है। ठीक है, या आपको ये इस तरह पूछ सकते हो कि आपको इसका नुकसान क्या होगा। ठीक है, आपको कोई इसका मसला क्या होगा अगर वो ऐसा सोच भी लेते हैं तो। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन, एक तो ये कि इसका एविडेंस क्या है, दूसरा ये कि इसके अलावा आपको, अगर मैं आपको पूछूं इसके अलावा कोई रिजल्ट निकाल इंटरप्रेट करें तो क्या करेंगे, तीसरा ये कि अगर ऐसा ही है, फर्ज करें सच भी है। ठीक है, हम देखें ना, हम क्लाइंट को धोखा नहीं दे सकते, हम ये नहीं कर सकते कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने उसको ये भी रियलाइज करवाना है कि ऐसा हो सकता है यार, पॉसिबल है, लेकिन देखो ना इसको डील करना सीखो। ठीक है, डील करना सीखो, यही वाली बात है कि अगर ऐसा है भी तो ठीक है, इसमें आपका नुकसान क्या है, इसमें आपको क्या मसला होगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपने माइंड में रखनी। मैंने बहुत दफा देखा है, ये कहते हैं ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। अगर कोई क्लाइंट आमतौर पर आपसे कोई राब्ता कर ही लेता है, मेरे से अक्सर लड़के लड़कियां राब्ता कर लेती हैं और कहती हैं जी कि सर हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अब मैं बोलूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये आप गलत कह रही हो। और भाई कुछ भी हो सकता है, खास तौर पर जब आपके साथ कोई वो कह रहा है ना, जैसे कि मतलब कोई भी रिजल्ट निकाला कि हो सकता है कि मुझे लोग रिजेक्ट कर दें। अब मैं कहूँ यार ऐसे तो रिजेक्ट कोई कर ही नहीं सकता, ऐसे हो ही नहीं सकता। भाई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। हम उसको इस तरफ लेके आएंगे, अगर आप उसको ये यकीन दिला देंगे ना कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो फिर वो इसी पे टिक जाएगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, सर लतीफ ने बोल दिया या मैम सदफ ने या मैम नताशा ने या किसी ने भी बोल दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो इसी पर टिका रहेगा, ये टिकी रहेगी वो आपकी क्लाइंट या पेशेंट। अच्छा, फिर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, जैसे ही उसकी ऐसी सिचुएशन से वास्ता पड़ेगा जहां पर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या जो चीज आपने उसको समझाई उससे उलट हो जाएगा, तो वो तो टूट जाएगी, उसको तो और ज्यादा तकलीफ होगी। तो इसका मतलब है हमने क्या करना है, उसको दोनों सिचुएशंस के लिए तैयार करना है। हमने उसको ये भी तैयार करना है कि यार हर दफा ऐसा नहीं होता या हर जगह पे ऐसा नहीं होगा, अगर आप काबिल हो तो नहीं होगा। हमने उसको इस तरह से भी तैयार करना है कि हो सकता है यार ऐसा हो जाए, हर बंदे की अपना तरीकाकार है, या हर बंदे के अपने नजरियात हैं, या हर बंदा अपने अलग होता है एक दूसरे से, तो हो सकता है कोई भी पॉसिबिलिटी है। तो लेकिन इससे भागने के बजाय आप इसको डील करना सीखो। ठीक है, इस तरह से क्लाइंट को आपने मजबूत करना है, एक एंगल के पीछे उसको लगा के, एक लाइन पे लगा के, वो बाद में फिर वो बेचारा टूटता फिरे, उसको कोई संभालने वाला ना हो, ऐसे नहीं करना हमने। आई होप कि ये इंपॉर्टेंट चीज थी, आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ब्रीफ एग्जांपल ऑफ दिस टेक्निक, एक एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है, पेशेंट विद एड्स के पेशेंट की एग्जांपल है, इसी हवाले से जो ऊपर हमने पढ़ा है। जिम, you told me a few minutes ago that some people will scorn you when they learn about your illness। वो कहता है कि अब पेशेंट, डॉक्टर कह रहा है, थेरेपिस्ट कह रहा है कि पेशेंट को कि आपने मुझे बताया है कि जब लोगों को आपकी इस बीमारी के बारे में पता चलेगा तो वो आपसे दूर हो जाएंगे, या आपका मजाक उड़ाएंगे, या आपको बुरा समझेंगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, व्हाट इज योर एविडेंस फॉर दिस बिलीव। अब आप उससे वही 3 क्वेश्चन कर रहे हो, 3 क्वेश्चन। ठीक है, अब आप उससे ये पूछोगे, उसने आपको बता दिया कि जब लोगों को मेरी बीमारी के बारे में पता चलेगा मुझे रिजेक्ट कर देंगे, या मुझे छोड़ देंगे, या मुझे बुरा समझेंगे। तो आप उससे क्वेश्चन पूछोगे कि आपको ये कैसे पता है, आपके पास इसका सबूत क्या है, आपको कैसे लगता है कि ऐसा ही होगा। एक क्वेश्चन हो गया। फिर वो पेशेंट आपको कह रहा है आई डोंट हैव एनी एविडेंस, आई जस्ट फील दैट। अब वो कह रहा है कि मेरे पास सबूत तो कोई नहीं, लेकिन मुझे लगता है, मुझे फील हुआ कि ऐसा हो सकता है। फिर आप क्या बोलोगे, या डॉक्टर क्या बोल रहा है, यू जस्ट फील दैट वे, आपने सिर्फ फील किया है। अब आगे आपने का क्या काम है, हाउ एल्स कुड यू लुक एट द सिचुएशन। सेकंड क्वेश्चन, कि आप को अगर इस
के अलावा कोई और तरह से इसका रिजल्ट निकालना हो तो कैसे निकालोगे? उसने ये सोचा ना कि मुझे लोग रिजेक्ट कर देंगे या छोड़ देंगे या मजाक उड़ाएंगे या बुरा समझेंगे, तो अब आप उससे ये पूछो क्या इसके अलावा आप इसकी क्या तशरीह कर सकते हो, क्या इंटरप्रिटेशन कर सकते हो? अच्छा, अब वो कहेगा, क्या कह रहा है पेशेंट, आई गेस माई रियल फ्रेंड्स वुडंट अबंडन मी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे जो असल दोस्त हैं ना, जब मेरे जो करीबी दोस्त हैं वो मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, वो मुझे मतलब कि बुरा नहीं कहेंगे या मुझसे अलग नहीं होंगे। अब देखिए ये आंसर आप उसी से ले रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे, आपने सिर्फ क्वेश्चन रेज किया है कि आपको आपके पास इसका सबूत क्या है, वो कहेगा जी मेरे पास कोई सबूत नहीं है, चलो ये मसला तो हल हो गया। दूसरा आपने पूछ लिया कि आपने अगर इस सिचुएशन को, जब उसने बोल दिया ना आप मेरे पास सबूत नहीं है, तो फिर तो बात ही खत्म होगी ना, फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे कि अच्छा इसके अलावा अगर आपने इसको इंटरप्रेट करना हो इसी सिचुएशन को या जो आप सोच रहे हो इसको, तो कैसे करोगे? तो वो आपको खुद ही कह रहा है कि मुझे लगता है कि मेरे जो असल फ्रेंड है या असल दोस्त हैं या करीबी दोस्त हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, वो मुझे बुरा नहीं कहेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। वो खुद ही सोल्यूशन दे रहा है, को जवाब दे रहा है। उसके बाद लास्ट पीपल डिड फैक्ट अबैंडन व्हाट वुड द, अब वो उसको सिचुएशन के लिए तैयार कर रहा है। तो अगर कुछ लोग आपको छोड़ के चले भी जाते हैं की वजह से, तो फिर उसका क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? कि अब वो पेशेंट खुद ही कह रहा है इट बी टॉलरेबल, मैं इसको बर्दाश्त कर लूंगा एज माय रियल फ्रेंड्स मी, कि जब मेरे असल दोस्त छोड़ जाते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कहते हैं कि मुझे मैं नहीं पड़ता अगर मेरे असल दोस्त मुझे मेरे साथ हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है, यानी कि मेरे चाहने वाले अगर मुझे छोड़ के तो मुझे कोई इशू नहीं है, कोई ना रहे, ठीक है। अब ही वो जवाब दे रहा है, आपने सिर्फ, अच्छा अब लेते हैं, अब वो कहता है जी सबूत हैं, इस एविडेंस है, हमने एक ही सिचुएशन देखा है ना। अब वो कहता है बस सबूत है इस चीज के, ऐसा कहेंगे तो आप उसको कहो कि आप फिर उसको जिस तरह की वो बात करेगा ना, जो सिचुएशन होगी उसको उसी तरह से डील करवाना, ठीक है। कि जिस तरह की उसको लगता है ये मेरे पास सबूत हैं, ये सबूत है, वो सबूत करे, मिसाल के तौर पर ऐसे वो बता दे जो अक्सर उसका मजाक उड़ाता है, वो कहे यार ये तो पहले भी मेरा मजाक उड़ाएगा, तो आप फिर वाले से ही उसी तरह से गए कि आप इससे अवॉइड करो, फिर आप उसको आगे से जवाब दो, उसका जो मजाक उड़ाते है उसका जवाब दो ऐसा बना के, ठीक है, तो मुंह बंद हो, मतलब वो सिचुएशन होगी उस तरह से आपने डील करना है। अगर नहीं है उसके पास तो ये कि ऑटोमेटिक थॉट होंगे, इरेशनल बिलीव्स होंगे, इरेशनल थॉट्स होंगी, उनका सबूत ही कोई नहीं होगा, ठीक है, एडवांस में वो खुद ही सोच, तो उसका तो आप 3 करोगे उसका सोल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास स्पेसिफाइंग ऑटोमेटिक थॉट्स, इसमें आप क्या करते हो, जो ऑटोमेटिक थॉट्स आ रही होती हैं उनको करते हो, उनको देखते हो, समझ, इंपॉर्टेंट अर्ली इंटर इज टू आस्क टू डिस्कस एंड टू रिकॉर्ड नेगेटिव थॉट्स उसको आ रही हैं, आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करवाते हो, उसको नोट करने के बाद आप क्या करते हो, उसको रीड करते हो। डिप्रेशन वाला बंदा जा सकते हो कि कैसे आप चीजों को नोट करोगे, मतलब ये अंदर या उस हालत के अंदर या उस से सोचता है वो आपने नोट करवा लेना है। होमवर्क फिर उसके बाद आप उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग या उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको डिफरेंट होमवर्क दे सकते हो, जिस तरह का पेशेंट होगा, जिस तरह का क्लाइंट होगा, उसी तरह के आप उसको होमवर्क देंगे और फिर इंश्योर करोगे कि वो उसको करके आए। उसके बाद है सेशन फॉर्मेट, although therapists may have their own format that adapt for different clients problems, ये according to problem होगा, according to clients होगा, ठीक है। there are certain topics to dealt with in the therapy session, different तरीकों से हो सकता है ये। the therapist checks on the client's mood and how he is feeling, ये डिपेंड करेगा क्लाइंट का मूड कैसा है या किस तरह से उसकी कंडीशन क्या है, उसी पे डिपेंड करेगा कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है सेशन या कैसे लेके चलना है। ये नहीं कि हर किसी पे एक ही तरीका अप्लाई करो और बस उसी तरह से चलते जाओ, आपने अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट आपने चीजों को मॉडिफाई करते रहना, चेंज करते रहना। यूजुअली द थेरेपिस्ट एंड क्लाइंट एग्री ऑन एन एजेंडा फॉर द थेरेपी सेशन बेस्ड इन पार्ट ऑन द रिव्यू ऑफ द इवेंट्स ऑफ द पास्ट वीक एंड ऑन प्रेसिंग प्रॉब्लम्स दैट मे हैव इमर्ज्ड। अब वो कहता है कि ये एक एग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है क्लाइंट और पेशेंट, थेरेपिस्ट और पेशेंट के दौरान के उन्होंने पहले पूछ लेना होता है प्रॉब्लम क्या है, फिर उसी बेस पे क्लाइंट को भी आपने समझाना होता है कि हमने आगे कैसे बढ़ना है, कैसे कैसे आपने चीजों को लेके चलना है।
Also, the therapist asks for feedback about the previous session and concerns or problems that the client may have about issues that, मतलब उसके आप पहले सेशन के बारे में फीडबैक भी लोगे, फिर उसके प्रॉब्लम्स के बारे में पूछोगे कि अब जो हमारा पहला सेशन हुआ था उस सेशन के अंदर या उस सेशन से लेके अभी तक कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपने मजीद फेस की हैं वो भी बताएं, वो भी आप पूछो, फिर उस हिसाब से फिर आप अपने सेशन के या थेरेपी के सेशन को फॉर्मेट को सेट कर लेते हो। द थेरेपिस्ट एंड द क्लाइंट रिव्यू होमवर्क एंड कोलैबोरेट टू सी हाउ द क्लाइंट कुड गेट मोर आउट ऑफ इट। आप देखते हो कि कैसे वो मतलब चीजों को लेके चलता है, आपने जो होमवर्क दिया था उसको रिव्यू करें एंड कोलैबोरेट टू सी हाउ द क्लाइंट कुड गेट मोर आउट ऑफ इट, क्या उससे क्लाइंट ज्यादा से ज्यादा और बेनिफिट कैसे ले सकता है। Usually the major focus of session is on the concern that client raised at the beginning of the therapy hour। जब उसने स्टार्ट में बोला था उसी पे कोशिश करेंगे, उसी में आपका जो फोकस उसी चीज पे होना चाहिए जो बेसिकली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। Having dealt with the specific items, new homework is assigned relevant to the client's chief concerns, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग उसको होमवर्क दें। फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट अबाउट द सेशन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द थेरेपिस्ट एंड क्लाइंट। फिर क्लाइंट से ही आप उसका लेंगे फीडबैक सेशन के बारे में। फिर चूंकि ये कोलैबोरेट करके आपने आगे बढ़ना होता है तो आपको क्लाइंट्स के साथ बाकायदा कम्युनिकेट करते रहना है, चीजों के बारे में फीडबैक लेते रहना है, चीजों के बारे में पूछते रहना, समझाते रहना है, ठीक है। उसके बाद टर्मिनेशन है। एज अर्ली एज द फर्स्ट सेशन टर्मिनेशन में बी प्लान्ड। आपको जब आपने टर्मिनेट करना है, चीजों एंड करनी है, आपको प्लान कर लेना है। थ्रू आउट ट्रीटमेंट थेरेपिस्ट इनकरेज पेशेंट्स टू मॉनिटर देयर थॉट्स और बिहेवियर्स। अब वो पेशेंट्स को आपने जब ट्रीटमेंट चल रहा होगा आपने उसको बताते रहना है कि उसको समझाना है, उसको ट्रेन करना है कि वो कैसे चीजों को खुद देखेगा, यानी कि कैसे मॉनिटर करेगा देयर थॉट्स बिहेवियर्स, रिपोर्ट देम एंड मेजर प्रोग्रेस टुवर्ड्स देयर गोल्स, कि वो कैसे चीजों को रिपोर्ट करेगा और कैसे लेके आगे बढ़ेगा, ठीक है, कैसे चीजों को खुद से देख सकता है। In the termination phase, the therapist and client discuss how the client can do this without the therapist। आप उसको ये सिखा देते हो कि क्लाइंट ये चीजें बाद में थेरेपिस्ट के बगैर, चूंकि वो उसने चले जाना है, आपके पास नहीं आना, या वो एक सेशन के लिए जा रहा है, या वैसे ही परमानेंटली वो आप ट्रीटमेंट खत्म कर रहे हैं, तो आप उसको ट्रेन कर देते हो कि अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो आपने कैसे चीजों को लेके चलना, खुद का थेरेपिस्ट कैसे बनना है, बेसिकली हम ये सिखाएंगे उसको। Essentially client become their own therapist, ये क्लाइंट अपना थेरेपिस्ट खुद बन जाता है। फिर just as a client may have had difficulties in accomplished tasks and may have relapsed into old thought patterns or behaviors, they work on how to deal with similar issues and events after therapy has ended। अब वो थेरेपी जब एंड हो चुकी है तो आपने उसको ये बता देना है या सिखा देना है, जैसे ऊपर बात हो रही है कि उसको जब भी कोई प्रॉब्लमैटिक थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स या कोई और इशू आए तो उसको उसने कैसे डील करना है। Commonly, the frequency of therapy session tapers off and the client and therapist may meet every 2 weeks or once a month। जब वो खत्म हो जाए तो उसके बाद भी आप 2 वीक में एक दफा या 1 मंथ में एक दफा क्लाइंट के साथ मीटिंग जरूर करें, मिलने, ताकि वो उसका फॉलो अप होता रहे। Although issues occur in therapy that may require changes in the therapeutic process described here, the specificity of the therapeutic approach, the emphasis on the thoughts and the use of homework are typical। ये चीजें कहते हैं इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। Throughout the process of therapy, a number of strategies are used to bring about changes in thoughts, different thoughts, behaviors and feelings। यानी कि इनको चेंज करने के लिए हम डिफरेंट क्या करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स वगैरह अप्लाई करते हैं, डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई करते हैं इनको चेंज करने के लिए। कुछ चीजें नेक्स्ट है देखेंगे वो डिस्कस करनी है कि नहीं। यहाँ तक जो है आपका जो थेरेपी का प्रोसेस है वो एंड हो जाता है। यहाँ तक कोई आपका क्वेश्चन है? हाँ जी, एनी क्वेश्चन?